सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिसोर्स जो होता है एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है हम सभी के लिए, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन या फिर सभी पशु पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए जो रिसोर्स होता है प्रकृति के द्वारा दिया गया फ्री गिफ्ट है। लेकिन वो गिफ्ट हमारे लिए श्राप तब बन जाता है जब हम उस गिफ्ट का डिप्लेशन करते हैं, वो भी इनडिस्क्रिमिनेटली। यानी कि जब लोग इनडिस्क्रिमिनेटली उन रिसोर्सेस का, जो रिसोर्स फ्रीली दिए गए हैं बाय नेचर, उनका हम लोग डिप्लेशन करना शुरू करते हैं, एक्सप्लॉइट करना शुरू करते हैं, तो हमें इकोलॉजिकल क्राइसिस भी देखने को मिल जाती है। मतलब कि हमने पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में, कि हमारे जीवन को, हमारी सर्वाइवल को, ह्यूमन यहाँ तक कि सभी जीव जंतुओं की सर्वाइवल को मेंटेन करने के लिए जो रिसोर्स होते हैं बड़े ही वाइटल चीज़ होती है, बड़ी ही आवश्यक चीज़ होती है, और ये एक फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर भी होता है। दूसरी चीज़, जब ह्यूमन बीइंग उसका इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना शुरू कर देता है तो प्रमुख समस्याएं फेस करनी पड़ जाती है ह्यूमन सिविलाइजेशन को। जैसे इस समय हम जानते हैं कि एक न्यूज लगातार बनी हुई, न्यूज नहीं बल्कि एक भारत के वैश्विक ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्टर्ब करने वाली न्यूज है, जिसमें शिव अरावली जैसा कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल जाता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में जो है, जो अरावली पर्वतमाला है, जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसमें से उसने कहा कि उन सभी पर्वत जिनकी हाइट 100 मीटर से कम है, मतलब जिनकी हाइट 100 मीटर से कम है उनको जो है पर्वत श्रृंखला यानी अरावली पर्वत की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। यानी उनका एक्सप्लॉइटेशन अब जो है हो सकता है। पहले क्या था, उन पे कोई फॉरेस्ट लॉ नहीं लगेगा, यानी उनका डिप्लेशन हो सकता है, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, जिससे कि जब वो पर्वत श्रृंखलाएं जब फॉरेस्ट लॉ से बाहर चली जाएंगी तो उनका कोई भी अपने ग्रिड में आके उनका एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है। और ऐसे करते 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 जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं लगभग एक डेटा के अनुसार 93% जो उसमें पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो लगभग 100 मीटर से कम है। अर्थात सिर्फ बचेंगे तो 7% अरावली पर्वत बचेंगे। 7% अरावली पर्वत आपके क्या होंगे, पर्वतमाला हमें देखने को मिल जाएंगी, और ये बहुत ही कम होगा हमारे देश की इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अरावली पर्वतमाला है वो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, डेजर्टिफिकेशन को रोकने का काम करता है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक कि राजस्थान और उत्तर भारत को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। यहाँ तक कि ग्लोबल वार्मिंग भी कहीं ना कहीं इससे इफेक्टेड होगी अगर ये पर्वतमालाएं इस तरीके से इस लॉ के अंतर्गत आ जाएंगी और इस तरीके से इनका दोहन, एक्सप्लॉइटेशन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारत का जो वैश्विक सिस्टम है, ग्लोबल इकोलॉजिकल आर्डर है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हम सभी को ज़रूरत है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, शिव अरावली जैसी चीज़ों को हम लोग सपोर्ट करें, देखें और जाने समझें। तो बात करें अगर आज के एस्पेक्ट की, तो सेम वही चीज़ें देखने को मिलती है कि जब आप इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं तमाम प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाता है। जैसे कि कुछ इंडिविजुअल के ग्रिड को सेटिस्फाई करने के लिए जब रिसोर्सेज का डिप्लेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह समाज दो सेगमेंट में बढ़ जाता है, हैव और हैव नॉट्स में, यानी रिच और पुअर में। और साथ ही साथ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स में, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स करने की वजह से जो ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, ये सारी चीज़ें, इन सभी प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ जाता है बिकॉज ऑफ डिप्लेशन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कि हम समझ चुके हैं एक बात, और वो सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपने सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हमें डेवलपमेंट करना पड़ेगा। लेकिन डेवलपमेंट कैसा करना पड़ेगा, ऐसा डेवलपमेंट जो इकोलॉजी इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करके चले, यानी कि वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। यानी कि रिसोर्स प्लानिंग अब क्या हो चुका है, जरूरी हो चुका है। किसके लिए, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए। किसके लिए, सभी फॉर्म ऑफ लाइफ के सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए जो है रिसोर्स प्लानिंग अब जरूरी हो चुकी है। क्योंकि सस्टेनेबल जो एग्जिस्टेंस होता है वो कंपोनेंट होता है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यानी हमारा सस्टेनेबल एक्जिस्टेंस तभी तक रहेगा जब तक डेवलपमेंट सस्टेनेबल रहेगा, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कारण ही सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हमारा हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट पैदा होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अच्छा एस्पेक्ट है,
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सबसे पहले हमको समझनी पड़ेगी डेफिनेशन को, कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स होता है कि ऐसा डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हो, ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को कम से कम मतलब एकदम बिना डैमेज किए डेवलपमेंट हो, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमें डेवलपमेंट करना है, अच्छी बात है डेवलपमेंट हम करें, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट करना है जिससे हमारी जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो डैमेज ना हो। और साथ ही साथ इस चीज़ को भी हमें माइंडेड करके लेके चलना है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड भी क्या बोल सकते हैं कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसकी नीड भी क्या बोल सकते हैं, वो कोई भी कंप्रोमाइज ना हो, उनकी नीड से भी कोई कंप्रोमाइजेशन ना हो। मतलब आज बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, चाहे पानी हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, पेड़ हो, जंगल हो, जो भी हो, हमने उस खूब पर्याप्त है, सफिशिएंट है, अब हम उसको खूब जो एक्सप्लॉइट करने लगे, अपनी नीड तो सेटिस्फाइड हो रही है, नीड के साथ साथ ग्रीड को भी हम सेटिस्फाई करने लगे हैं, तो उन सभी रिसोर्सेज को हम इतना डिप्लेशन कर देंगे, उनका इतना एक्सप्लॉइटेशन कर देंगे कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए वो रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं, यानी उनका सिस्टम होगा कंप्रोमाइज। अब वो उनका जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जो डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हो, और साथ ही साथ जो फ्यूचर जनरेशन है कहीं भी उस डेवलपमेंट से कंप्रोमाइज ना हो। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट होता है जो इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हो, और साथ ही साथ जो हमारी नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन है वो भी कहीं से भी कंप्रोमाइज ना हो। तो ऐसा डेवलपमेंट कहलाता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चीज हम समझ चुके हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद जो कॉन्सेप्ट ये और हाईलाइट हुआ वो आपका रियो डी जेनेरियो जो अर्थ समिट हुआ, फर्स्ट अर्थ समिट हुआ 1992 में, 3 जून से 12 जून तक चलने वाला ये जो समिट था, इसमें लगभग मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट, लगभग 100 से भी अधिक देश, एक डेटा के अनुसार 178 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो लगभग जून 1992 की बात करेंगे तो वहां पे देखने को मिला कि 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो एक प्लेस का नाम है जो कि ब्राजील में पड़ता है। वहां पे लगभग 100 से भी अधिक कंट्रीज के जो हेड्स हैं वो इकट्ठा होते हैं, समिट होती है, सम्मेलन होता है, और यहाँ पे फर्स्ट इंटरनेशनल और समिट होती है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन होता है जिसमें पृथ्वी को लेके तमाम चर्चाएं होती हैं। द समिट वाज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। यानी ये जो अर्थ समिट हुआ, फर्स्ट अर्थ समिट जो हुआ 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, इसका जो मेन जो एजेंडा था, जो मेन मोटो था, वो इस बात को एड्रेस करना जो अर्जेंट प्रॉब्लम थी किसकी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कैसे हम अपने वातावरण को, पर्यावरण को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी ग्लोबल लेवल पे कैसे उसको मेंटेन करें। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे हम लोग जो है ग्लोबल लेवल पे मेंटेन करें, इसके लिए आपका जून 1992 में लगभग 100 हेड्स, मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट मीट इन रियो डी जेनेरियो। यानी ब्राजील में लगभग 1992 में लगभग 100 से अधिक देशों के जो हेड्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो मिलते हैं और फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट होता है। और इस अर्थ समिट करने का जो मेन एजेंडा था वो ये था कि हम कैसे जो एड्रेस करेंगे अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम जो ग्लोबल लेवल पे कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये मामला था। अब यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन क्या निकलता है कि द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल। उसने क्या किया, इस चीज को स्वीकार किया, किस चीज को, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को एंड एडोप्टेड एजेंडा 21 को क्या किया, एडोप्ट किया फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। यानी कि अब इस मीटिंग में कुछ निष्कर्ष भी निकलते हैं। निष्कर्ष क्या निकलते हैं कि पूरे विश्व ने, लगभग जितने देशों ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट में, वहां पे इस चीज को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया, एंडोर्स कर लिया गया, क्या
ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को, और एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 इसको क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। और इस जो है जिससे कि एजेंडा 21 और ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को हम एडोप्ट करके अचीव कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 21st सेंचुरी में। यानी कि हम समझ चुके हैं कि ये जो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो मीटिंग हो रही है, जो अर्थ समिट हो रहा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है ये हम लोग समझ चुके हैं। अब जानते हैं इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट के बारे में। It is the declaration of signed by the world leader in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, which took place at Rio de Janeiro in Brazil। हम जानते हैं कि लगभग UNCED के द्वारा, यानी कि वहाँ पे इट इज़ द डिक्लेरेशन साइन, यानी कि ये जो एजेंडा 21 हम अभी जस्ट पीछे देखे हैं कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया, साथ ही साथ एजेंडा 21 को भी एक्सेप्ट किया गया। और एजेंडा 21 क्या है, वो एक डिक्लेरेशन है, एक घोषणा पत्र है, जिसके थ्रू जो वर्ल्ड लीडर है 1992 में UNCED के द्वारा ये सभी लोग जो है, मतलब UNCED क्या है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए जो बैठक हुई थी, एजेंडा 21 में इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया, ये डिक्लेयर किया गया एजेंडा 21 के थ्रू, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में अडॉप्ट किया गया था। और इसका लक्ष्य क्या था, एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वैश्विक स्तर पे सतत विकास को प्राप्त करना। सतत विकास क्या बोलते हैं इसको, सतत विकास को प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी एजेंडा 21 का जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गेट करना है, पाना है। इट इज एन एजेंडा टू कम्बैट इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीजेस थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो एजेंडा है, कौन सा, एजेंडा 21, ये क्या है, एक प्रकार से कम्बैट करना, ये सिखाता है, इस एजेंडा में शामिल किया जाता है कि हम कैसे कम्बैट करेंगे इन्वायरमेंटल डैमेजेस से, पॉवर्टी से, डिजीजेस से, वो भी किसके थ्रू, ग्लोबल कोऑपरेशन, आपस में हम लोग वैश्विक स्तर पे जो है सहयोग करके कैसे हम लोग कम्बैट करेंगे इन्वायरमेंटल डैमेज को, पॉवर्टी को, डिजीजेस के लिए, मतलब हर एंगल पे जो सोशियो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हम फेस करेंगे ग्लोबल लेवल पे। ये भी एजेंडा 21 में, ये चीजें एजेंडा 21 में हमें देखने को मिल जाती है। सो वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट कि एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। एजेंडा 21 का एक और ऑब्जेक्टिव था, और वो ऑब्जेक्टिव ये था कि हर जो देश है, हर इंडिविजुअल जो लोकल गवर्नमेंट है, वैश्विक स्तर पे तो एजेंडा 21 काम ही कर रहा है, लेकिन लोकल लेवल पे यानी हर देश खुद के लिए भी अपना एजेंडा 21 बनाए, यानी कि अपने देश में जो इन्वायरमेंटल जो डैमेजेस हैं, पॉवर्टी है, डिजीजेस हैं, उनको कम्बैट करने के लिए खुद के लिए भी एजेंडा 21 बनाए। यानी हम समझ चुके हैं कि एजेंडा 21 क्या है, इसको हमने देखा, और साथ ही साथ ये समझ चुके हैं कि एजेंडा 21 का जो मेन गोल था वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। क्या, एजेंडा 21 का प्रमुख उद्देश्य। अब ये क्या है, कहाँ से प्राप्त हुआ, ये आपका जो अर्थ समिट हुआ, जो क्या हुआ, अर्थ समिट हुआ, अर्थ समिट हुआ कब, जून 1992 में, जून 1992 में कहाँ हुआ, ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में हुआ अर्थ समिट, जिसके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, पॉवर्टी की बात की गई, डिजीजेस को कम्बैट करने की बात की गई, और एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया बाय द मोर देन 100 ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इनके द्वारा अडॉप्ट किया गया। और फाइनली इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए ग्लोबल फॉरेस्ट पॉलिसी को भी अडॉप्ट किया गया। तो कुछ ही सारी बातें थी आपके डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स की, और उसी के अंतर्गत एक सब टॉपिक जिसका नाम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है कि एक ऐसा डेवलपमेंट जो शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। भाई एक ऐसा डेवलपमेंट हो जो बिना एनवायरमेंट को डैमेज किए हो, और साथ ही साथ डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं
किसी भी तरीके से डेवलपमेंट करते समय इस बात को कंप्रोमाइज नहीं करना है, किस बात को, कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो इस डेवलपमेंट से कहीं से भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास बोलते हैं। और ये चीज़ें जो है हाईलाइट हुई आपकी जो है अब फर्स्ट अर्थ समिट जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था ब्राज़ील में 1992 में, जून महीने में 1992 में ये हुआ फाइनली ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, और साथ ही साथ एजेंडा 21 को अडोप्ट किया गया फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारी चीजें हमने कंप्लीट इस पूरे टॉपिक में पढ़ लिया। अब अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। सो आई होप आज जो आपने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टॉपिक, ये पूरी तरीके से आपने तैयार कर लिया होगा, और अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप खुद को सारे सब्जेक्ट से खुद को अपने आप जो है खुद आप लोग मजबूती बना रहे होंगे, क्योंकि जो है बोर्ड एग्जामिनेशन अब मुश्किल से 50 से 52 दिन रह गया है। 50 से 55 दिन के अंदर ही आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आपको जो है फेस करना है। इसलिए अपनी तैयारी को सुदृढ़ हर दिन बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। नोट्स को, जो नोट्स आपने बना लिया उस नोट्स के साथ आप पढ़ते रहिए। हर दिन आप एक एक सब्जेक्ट को रिवाइज, एक एक चैप्टर को टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो नोट्स जो भी जैसे भी आप पढ़े होंगे उसको रिवीजन प्रोसेस आप लगातार करते रहें। प्री बोर्ड भी आपका चल रहा होगा तो प्री बोर्ड में भी शानदार आप प्रदर्शन करते रहिए और अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में, जिससे कि आपका प्रदर्शन अच्छा हो। सो आई होप दिस सेशन इज फ्रूटफुल फॉर यू। और साथ ही साथ एक चीज़ और बोलेंगे, सेव अराउंडी, और इस पे काम सबको एक साथ आना चाहिए और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट इस पॉलिसीज़ को, इस कानून को बिल्कुल बदले। और बाकी सारी चीज़ें तो आप आने वाले समय में देखेंगे ही। इसी सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।